नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एपीओ स्टडी हब पर। हम बात कर रहे थे मानव भूगोल, जो 12th क्लास का फर्स्ट लेसन है उसके बारे में। तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे आज मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र पढ़ने वाले हैं, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। इससे क्या भावार्थ है कि हम किस किस के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम एक भूगोलवेता है हंटिंगटन, भूगोलवेता है हंटिंगटन। इन्होंने क्या किया, मानव भूगोल को दो भागों में वर्गीकृत किया या दो भागों में बांट दिया इन्होंने मानव भूगोल को। एक कौन सा, भौगोलिक दशाएं और दूसरा मानवीय अनुक्रिया। तो भौगोलिक दशाओं से अर्थ है कि मनुष्य किन किन क्षेत्रों में निवास करता है, किस प्रकार से वो जीवन यापन करता है और वहाँ का जो वातावरण है उस प्रकार की सभी जो इनके बारे में अध्ययन करेंगे वो हंटिंगटन क्या कहते हैं कि वो मानव भूगोल है। और दूसरी उन्होंने जो वर्गीकरण जिसमें किया उसमें दूसरा पार्ट है मानवीय अनुक्रिया। इसमें मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला संपूर्ण कार्य सम्मिलित है। इसमें मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला संपूर्ण कार्य जो है वो सम्मिलित है। अब हम बात करते हैं मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की। तो विषय क्षेत्र में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जिस प्रकार की हमने देखा है विषय क्षेत्र में किसी चीज के बारे में हम क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं, किन किन चीजों पे अध्ययन करना, वो उसका क्या होता है, विषय क्षेत्र होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार की मानव भूगोल का अध्ययन हम करें जनसंख्या, एक नंबर पे आता है जनसंख्या। अगर हम किसी जनसमूह का या किसी नगर या किसी शहर या किसी गांव में रहने वाली जो जनसंख्या है उसका हम जनसंख्या घनत्व याद करें, वहां की जनसंख्या की काउंटिंग अगर हम करें, वहां का लिंगानुपात अगर हम देखें, वहां की हम साक्षरता दर देखें, वो सभी उन सभी चीजों का अध्ययन करना किसके अंतर्गत आता है, मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। उन सभी का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। और दूसरा इसी प्रकार से क्या है, प्राकृतिक संसाधन, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। इसके बारे में हम देखें कि जिस प्रकार से वहां की भूमि कैसी है, वहां का स्थल भाग या भूमि एक ही बात है वैसे तो, पर स्थल भाग जो उपजाऊ है कि नहीं है, रेतीला है या मरुस्थल या जो मैदानी क्षेत्र है या पठारी भाग है किस प्रकार का है, या हम देखें कि वहां जल वायु सभी प्रकार की जो आवश्यकता के अनुसार पूर्ति है या नहीं है, प्रकृति के द्वारा दिए जाने वाला संपूर्ण जो सुविधाएं हैं वो मनुष्य के लिए वहां पर्याप्त है कि नहीं है, इन चीजों का अध्ययन करना भी क्या आता है, मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। इन सभी चीजों का अध्ययन करना भी कौन से किन के अंतर्गत आता है, मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अब हम तीसरे पर बात करते हैं। तीसरा टॉपिक है हमारा, तीसरा टॉपिक है सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण से क्या तात्पर्य है, सांस्कृतिक वातावरण से तात्पर्य है कि मनुष्य की संस्कृति किस प्रकार की है, कि वो जीव जंतु पेड़ पौधों
पेड़ पौधों की रक्षा कर रहा है या इनका प्रतिदिन वो संतुलन है वो खराब कर रहा है। क्योंकि अगर पेड़ पौधे लगातार काटे गए तो क्या है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा और जीव जंतुओं का लगातार ह्रास हुआ तो हमारे लिए जो उपयोगी हैं वो क्या है, खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। और प्रकृति के जो पेड़ पौधे अगर काटे गए तो वो भी खत्म हो जाएंगे। तो मनुष्य की प्रकृति किस प्रकार की है, वो लगातार इनको नुकसान पहुंचा रहा है या इनके लिए कुछ कर रहा है, इनको बचाने के लिए क्या कुछ कर रहा है, उसकी सांस्कृतिक जो वातावरण है वो किस प्रकार का है, इस बारे में अध्ययन करना भी किसके अंतर्गत आता है, मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। इनके बारे में अध्ययन करना भी मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं चौथे टॉपिक पर हम बात करें कि कालिक अनुक्रम। इससे है कि जो मनुष्य है या मानव भूगोल है, मनुष्य का विकास मानव भूगोल का विकास है। जिस प्रकार मनुष्य का विकास होता गया साथ साथ में क्या है, मानव भूगोल का जो है वो विकास होता गया। तो अगर प्रारंभिक काल से देखें मनुष्य का विकास और आधुनिक काल तक मनुष्य का विकास देखें, आज तक अगर मनुष्य का विकास देखें तो काल के अनुसार यानी कि समय के अनुसार मनुष्य का जो विकास है वो गति पकड़ रहा है। तो उसी प्रकार से प्रारंभिक काल में मनुष्य एक दूसरे के बारे में अनजान था, वो क्या है, प्रकृति से लेता था, अपना जीवन यापन करता था। फिर धीरे धीरे उसने विकास करना शुरू किया, मध्यकाल में विकास हुआ, आधुनिक काल में तीव्र विकास हुआ। इस प्रकार के सभी कालों के अनुसार, समय के अनुसार मानव भूगोल का भी विकास हुआ और उनके बारे में कालिक अनुक्रम के अनुसार पढ़ना भी किसमें आता है, मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं 5वें टॉपिक की। तो 5वां टॉपिक हमारा क्या है, नियोजन व प्रादेशिक संगठन। इससे क्या तात्पर्य है, नियोजन व प्रादेशिक संगठन से क्या आशय क्या है कि हम अगर कोई भूगोलवेता है, वो भूगोलवेता केवल मनुष्य के बारे में बात करे, केवल उस पर रिसर्च करे, उसकी सुख सुविधाओं के बारे में बात करे, तो वो संभव नहीं होगा। क्योंकि उसके साथ साथ क्या है, प्रकृति को भी समझना पड़ेगा। मनुष्य प्रकृति के लिए कितना लाभकारी है या कितना उसको नुकसान पहुंचा रहा है, इस प्रकार से सभी दोनों पार्टों को पढ़ना पड़ेगा, दोनों पार्टों को समझना पड़ेगा, किस प्रकार से मनुष्य उपयोगी है और किस प्रकार से प्रकृति उपयोगी है। इन बारे में अध्ययन करना, या अगर हम कहें कि उसका प्रभाव विपरीत पड़ रहा है, जैसे कि आज आधुनिक काल में हम देख रहे हैं कि प्रदूषण अधिकतम बढ़ता जा रहा है, वायु प्रदूषण अधिकतम बढ़ता जा रहा है और भूमि प्रदूषण है लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या किया जाना चाहिए कि इस पे नियंत्रण हो सके, वो किस प्रकार होगा, प्रादेशिक संगठन, नियोजन व प्रादेशिक संगठन सभी क्या है एक साथ संगठित होकर इसका नियोजन कर सकते हैं। तो किस प्रकार से उसका नियोजन किया जाए, मनुष्य के द्वारा प्रकृति को किस प्रकार से बचाया जाए, एक बात में कहें तो मनुष्य के द्वारा प्रकृति को किस प्रकार से बचाया जाए, यह अध्ययन करना भी मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं छठे टॉपिक। तो छठा है अन्य प्रदेशों के साथ संबंध, अन्य प्रदेशों के साथ संबंध स्थापित करना। संबंध, तो अन्य प्रदेशों के साथ संबंध से क्या है कि मनुष्य जो है वो कोई अकेला पृथ्वी पे नहीं रहता, अन्य भी जीव जंतु या उपयोगी जो संसाधन हैं जो प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं या मनुष्य के द्वारा निर्मित किए गए हैं, वो सभी क्या हैं, हमारे प्रचलन में है। तो उनके साथ एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से कह सकते हैं, या एक मनुष्य या एक जो कबीले में या कुटुंब में या एक शहर में या एक राज्य में रहने वाले लोग दूसरे राज्य से, या एक देश में रहने वाले लोग दूसरे देश से
किस प्रकार के संबंध रखते हैं, वो संबंध जैसे कि हमारे जो संबंध है वो पाकिस्तान के साथ किस प्रकार के हैं, हमारे संबंध चीन के साथ किस प्रकार के हैं, और हमारे जो संबंध हैं वो रूस के साथ किस प्रकार के, कौन सा माल हम ले रहे हैं, कौन सा माल हम जो है वो उनको बेच रहे हैं। मनुष्य के द्वारा आदान प्रदान करने वाली चीजों और इससे जो हो रहा है लाभ या हानि के बारे में, मनुष्य को लाभ या हानि के बारे में पढ़ना, अन्य प्रदेशों से संबंध रखना और इसके बारे में अध्ययन करना कि मनुष्य इससे किस प्रकार प्रभावी है या मनुष्य से प्रकृति किस प्रकार प्रभावी है, ये काम करने से, ये सभी पढ़ना क्या होगा, मानव भूगोल के अंतर्गत आएगा। ये है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र 6, जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम, नियोजन व प्रादेशिक संगठन और अन्य प्रदेशों से संबंध। यह था मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, यह था मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। अब हम बात करेंगे मानव भूगोल के विकास की। मानव भूगोल का जो विकास है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मानव भूगोल का विकास किसी एक दिन में नहीं हुआ, मानव भूगोल का विकास किसी एक दिन में नहीं हुआ, एक महीने में नहीं हुआ, या हम यूं कहें कि एक साल में भी नहीं हुआ। मानव भूगोल का विकास किस प्रकार हुआ, हम पढ़ने वाले हैं मानव भूगोल का विकास। 3 काल दे रखे हैं हमें मानव भूगोल के विकास क्षेत्र के। तो मानव भूगोल का जो विकास है वो कब से चला आ रहा है, 18वीं शताब्दी से, 18वीं सदी से चलता आ रहा है। 18वीं सदी से लगातार निरंतर अब तक चलता आ रहा है। तो मानव भूगोल का विकास एक दिन में, जैसे कि अभी बताया था, एक महीने में या एक साल में नहीं हुआ, 18वीं सदी से अब तक चलता आ रहा है। उसी प्रकार से अगर हम यूं कहें कि मानव भूगोल के विकास में कौन कौन से काल सबसे अधिक गति की मानव भूगोल ने उन कालों में, या किस काल में वो क्या है सबसे निम्न गति की, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो मानव भूगोल में हम देखते हैं सबसे पहले प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल, या जिसे हम कह सकते हैं प्राचीन काल। प्राचीन काल, इसमें मनुष्य क्या है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के बारे में कम जानकारी रखता था। वो क्या है, एक आदिवासी अब जो रह रहे हैं उसी प्रकार संपूर्ण मनुष्य प्रजाति रहती थी। लोग संगठित कम थे, जनसंख्या क्या है विरल थी। जिस कुटुंब कबीले में रह रहे हैं उनके बारे में जानकारी थी, और दूसरे कुटुंब कबीले के बारे में या दूसरे देश या राज्य के बारे में उसको जानकारी नहीं थी। तो धीरे धीरे क्या है वो जानकारियां बढ़ती गई। तो प्राचीन काल में क्या है, सभी जो भारत, मिस्र, रोम, चीन, इन देशों की सभी जो सभ्यताएं हैं वो क्या करती थी, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को अपना भगवान या अपना देवता मानकर उन्हें क्या है पूजती थी। वो सभी जनजातियां या वो सभी जो लोग थे सभ्यताओं के, वो लोग उनको पूजते थे अपना देवता मानकर। जिस प्रकार की हम देखें कि प्राचीन काल से आज तक भी और अब भी पूजते हैं। हमारी संस्कृति किस प्रकार की है कि हम हाथी को क्या है, हाथी को गणेश जी का रूप मानते हैं। हम हाथी को गणेश जी का रूप मानते हैं। हम हर प्रकार से जो उपयोगी चीज है, जो प्रकृति को बचाती है, किसी भी अपना जो भी दान है वो दे रही हैं लगातार। जैसे तुलसी का पौधा है, जैसे पीपल का पेड़ है, वो सभी क्या है प्रकृति के लिए उपयोगी हैं, और हम आज भी उन्हें देवता के रूप में पूजते हैं। इसी प्रकार से वो भी लोग उनको पूजते थे। तो प्राचीन काल के जो मनुष्य थे वो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के बारे में इतनी जानकारियां नहीं रखता था। और बाद में क्या है, मध्यकाल में जाकर उसने क्या है अपना जो विकास है वो प्रारंभ किया। इस काल में क्या है, थेल्स व
सॉरी, थेल्स व अलेक्सीमेंडर ने थेल्स व अलेक्सीमेंडर ने मानव समाज और जलवायु व वनस्पति के ऊपर अध्ययन किया, या यूं कहें कि थेल्स व अलेक्सीमेंडर ने मानव समाज जो जलवायु तथा वनस्पति के बारे में उल्लेख किया था। और उसके बाद एक भूगोलवेता, या हम यूं कह सकते हैं कि एक विद्वान आए, अरस्तु, जो कि सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। इन्होंने क्या कहा कि जो लोग ठंडे वातावरण में रहते हैं, जो लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, जिस प्रकार की हमने एक क्लास में पढ़ा था अक्षांश और देशांतर, ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है ये क्या है, ठंडे प्रदेश है, और ये जो बीच का क्षेत्र है ये क्या है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंध है। ये क्षेत्र है वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध है। अरस्तु के अनुसार जो यहां रहने वाले लोग हैं वो क्या है, बहादुर लोग हैं, और परंतु क्या है, वो चिंतनशील कम है। चिंतनशील जो है कम है अरस्तु के अनुसार। किस प्रकार की, ये लोग ये मानते हैं कि हमें किसी जानवर का या कोई भी किसी प्रकार से उसका शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं, आज भी करते हैं। बहुत से जनजातियां ऐसी है, आगे हम पढ़ेंगे कि वो लोग आज भी क्या है, शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो अपने विकास की किसी प्रकार से वो क्या है, क्रिया नहीं करते। अब तो कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत हो गया इनके बीच में भी, परंतु क्या है, प्राचीन काल में बिल्कुल भी नहीं था। अरस्तु के अनुसार जो लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं वो बहादुर होते हैं, परंतु क्या, चिंतनशील कम होते हैं। और जो लोग गर्म प्रदेशों में रहते हैं, इस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में, मानव भूगोल ने और मानव ने केवल उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में, या जिसे शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध में सर्वाधिक विकास किया। इन दो क्षेत्रों में सर्वाधिक विकास किया बजाय ठंडे प्रदेशों के, ध्रुवीय क्षेत्रों के। ऐसी बात नहीं है कि यहां कोई जनजातियां नहीं रहती या कोई आदिवासी इलाका नहीं है, यहां भी है, परंतु क्या है, इनकी बजाय यहां इस क्षेत्र में कम है। इसीलिए अरस्तु ने कहा कि जो लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं वो लोग बहादुर होते हैं, परंतु चिंतनशील कम होते हैं, अपने विकास के बारे में नहीं सोचते इतना ज्यादा। और क्या है, जो लोग गर्म प्रदेशों में रहते हैं वो क्या है, सुस्त होते हैं, परंतु चिंतनशील अधिक होते हैं, अधिक चिंतनशील होते हैं। वो क्या है, सुस्त होते हैं, परंतु क्या है, वो चिंतनशील अधिक होते हैं। वो अपने विकास क्षेत्र के लिए अधिक सोचते हैं कि हमारा मकान कैसा हो, हमारा खाना कैसा हो, हमें रहना किस प्रकार से चाहिए, हम आगे उन्नति किस प्रकार से करें। ये लोग क्या है, गर्म प्रदेश के लोग अधिक सोचते हैं। और ज्यादातर मनुष्य ने क्या है, विकास इन्हीं क्षेत्र के लोगों ने किया है। इस क्षेत्र के जो मनुष्य हैं वो विकास अधिक कर रहे हैं, मानव भूगोल यहाँ अधिक विकसित हुआ है इन क्षेत्रों की बजाय। यह कहा था किसने, अरस्तु ने। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आगे कि एक इतिहासकार रहे हेरोडोटस। कौन, हेरोडोटस इतिहासकार रहे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने उल्लेख किस बात का किया, किस बात का जिक्र किया, इन्होंने कहा स्थायी जो कर्षक है, स्थायी कर्षक व घुमक्कड़ कर्षकों
के जीवन पर, स्थायी कर्षक व घुमक्कड़ कर्षकों के जीवन पर किसका प्रभाव? वातावरण का, वातावरण का प्रभाव, वातावरण के प्रभाव का उल्लेख किया। इन्होंने क्या कहा कि जो लोग स्थायी कर्षक हैं या जो घुमक्कड़ कर्षक हैं, घुमक्कड़ जाति के जो लोग कर्षक हैं, उनके जीवन पर वातावरण का या वातावरण पर इनके द्वारा की जाने वाली कृषि का क्या प्रभाव पड़ता है, यह उल्लेख किसने किया? इतिहासकार हेरोडोटस ने किया। अब हम बात करेंगे आगे मध्यकाल की, कि मध्यकाल में मनुष्य ने जो है वो किस प्रकार विकास किया और मानव भूगोल का विकास किस प्रकार हुआ। मध्यकाल में मध्यकाल के अनुसार मनुष्य जो है वो, प्राचीन काल के अनुसार तो मनुष्य एक दूसरे के बारे में नहीं जानता था, परंतु क्या है, मध्यकाल में मनुष्य एक दूसरे के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां रखने लग गया। जिस प्रकार की मनुष्य प्राचीन काल में स्थल भाग का उपयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था, परंतु क्या है कि मध्यकाल में उसने नए आविष्कार करने शुरू कर दिए। जिस प्रकार की लकड़ी से नाव बनानी, और जो स्थल भाग से जाते थे अब वो जल भाग से जाने लग गए। इस प्रकार के नए नए जो आविष्कार हैं वो कौन से काल में? मध्यकाल में प्रारंभ कर दिए। यहाँ क्या है, मनुष्य का विकास या मानव भूगोल का विकास हम जिसे कह सकते हैं, वो निरंतर होता चला जा रहा था। अब इसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल, आधुनिक काल में मनुष्य के या मानव भूगोल के विकास ने तीव्र गति से विकास किया। इस पे हम बात करते हैं कि जो इस काल का जो शुरुआत था, इस काल की जो शुरुआत थी वो किस प्रकार हुई और किन भूगोलवेताओं के द्वारा हुई। तो जर्मन के भूगोलवेता थे, जर्मन भूगोलवेताओं के द्वारा। कौन से? रेटजेल, हम्बोल्ट व रेटजेल जैसे जो भूगोलवेता थे, उनके द्वारा इस काल की जो है शुरुआत हुई। और रेटजेल जिन्हें क्या कहा जाता है भूगोल का, ये बताएंगे आप। रेटजेल को भूगोल का क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि रेटजेल को क्या कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इस काल में सबसे ज्यादा अमेरिका, फ्रांस व ग्रेट ब्रिटेन में मानव भूगोल का जो है वो विकास है तीव्र गति से हुआ। इस काल में अमेरिका, फ्रांस व ग्रेट ब्रिटेन में मानव भूगोल का विकास है तीव्र गति से हुआ था। और इस काल के प्रारंभ में, आधुनिक काल के प्रारंभ में क्या है? नियतिवाद, संभववाद, और नवनियतिवाद की विचारधाराओं के द्वारा अध्ययन किया गया। नियतिवाद में क्या है? प्रकृति को, और संभववाद में क्या है? मनुष्य को। नियतिवाद में प्रकृति को और संभववाद में मनुष्य को। और 21वीं सदी के बाद या 21वीं सदी में नवनियतिवाद ने इन दोनों के ऊपर, प्रकृति और मनुष्य के पारस्परिक संबंधों पर अध्ययन का जोर दिया था। नियतिवाद ने प्रकृति के और मनुष्य के, संभववाद ने और नवनियतिवाद ने जो मनुष्य और प्रकृति के जो संबंध हैं उनके पारस्परिक अध्ययन पर जोर दिया था। नवनियतिवाद को एक अन्य नाम से जाना जाता है। कौन सा? रुको और जाओ के नाम से जाना जाता है। इसके प्रवर्तक कौन थे? नवनियतिवाद के प्रवर्तक, नवनियतिवाद के प्रवर्तक थे ग्रिफिथ टेलर।
ग्रिफिथ टेलर थे। टेलर इसके प्रवर्तक थे। यह था हमारा मानव भूगोल 12वीं क्लास का पहला अध्याय। ऐसे ही आपको लगातार अन्य जानकारियां देते रहेंगे और लगातार आपकी क्लासें चलती रहेगी। देखते रहिए एपीएस स्टडी हब। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हमारे एक प्रश्न का उत्तर भी जरूर दें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।